तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत हम करेंगे सोने और चांदी के साथ। सोना कितना सोना, जी आज तो ये लाइनें सच लग रही हैं। सोने चांदी का शानदार बुल रन जारी है। एमसीएक्स पर सोना 50,000 के ऊपर निकल चुका है, वहीं चांदी 60,000 के ऊपर गई है। दोनों ही प्रीशियस मेटल्स की इस होड़ में चांदी अब सोने को भी पछाड़ती हुई दिख रही है। 2 दिन में ही चांदी में करीब 6,000 रुपए का उछाल देखने को मिला है। इस साल चांदी ने 29% तो सोने ने करीब 27% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए सोने चांदी की इस दौड़ को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ है CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, सोना क्या और चांदी क्या, दोनों एक से बढ़कर एक हो चले हैं। तो पहले बात कर लेता हूं सोने की, फिर चांदी पर आता हूं। सोना 50,000 के पार है और बहुत सारे लोगों को चिंता ये हो चली है कि क्या ये रफ्तार यूं ही जारी रहेगी, और बहुत सारे लोग शायद खुश भी हैं जिन्होंने नीचे खरीदा है। तो आगे का आउटलुक कैसा है मैडम? आउटलुक तो विपिन यहाँ से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरह के स्टिमुलस मेजर्स हम आता हुआ देख रहे हैं उससे काफी सपोर्ट यहाँ पर भावों में है। और आप 50,000 के स्तर यहाँ पर देख चुके हैं। बाजार को लगता है कि हम यहाँ से भी 55,000 तक के लेवल्स शायद इसी साल में आता हुआ देखेंगे। दिवाली तक 52,000 तक के लेवल्स की बात की जा रही है, और ये साल खत्म होते होते तक यहाँ पर और बढ़त देखने को मिलेगी। और अगले साल तक तो विपिन यहाँ पर 65,000 की भी बात की जा रही है। तो अगर आपने सोना लिया है तो होल्ड करें, नहीं लिया तो करेक्शंस या डिप्स पे यहाँ पर इसे होल्ड करें, क्योंकि अगले ये स्ट्रक्चरल बुल रन है। अगले 2 साल के लिए एटलीस्ट यहां पर माना जा रहा है कि सोना आपको आउट परफॉर्म करके देगा, क्योंकि जिस तरह के स्टिमुलस मेजर्स हैं, डॉलर में वीकनेस है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, इकोनॉमिक रिकवरी अनइवन है, कोविड का जो इंपैक्ट है वो 1-1.5 साल यहां पर चलेगा, और सोना इन सभी के बीच आपको एक सेफ हेवन की डिमांड दिखाएगा। मैं क्विकली आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हम सिर्फ यहां पर $50-60 दूर हैं ऑल टाइम हाई से। एक बार वो लेवल निकलता है तो और हायर हाइज की उम्मीद यहां पर हम काफी सारी करेंसीज में होता हुआ देखेंगे। तो सोना अभी किसी के रोके नहीं रुकेगा, यहां से और ऊपर जाएगा। मनीषा जी हमें बता रही हैं कब, क्या, कैसे, कितना, और आप क्या करेंगे तो ये आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर आप सोने में ट्रेड करते हैं तो, और अगर आप सोना एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं या फिर आगे शादी ब्याह के लिए। बहरहाल, लेकिन एक और चीज है जो अब सोने से आगे निकली है, वो है चांदी। मनीषा जी, चांदी की रफ्तार तो और बेहतर है। यहां चांदी को लेकर क्या कहेंगे आप? जी हाँ विपिन, चांदी एक छोटी कमोडिटी है, इसलिए ज्यादा वॉलेटाइल भी रहती है, चढ़ती भी उसी हिसाब से और गिरती भी वैसे ही है। लेकिन सोने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि $1860 पे चल रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई 1920 है। तो बहुत दूर नहीं है हम डॉलर के हिसाब से ऑल टाइम हाईज में। लेकिन जहां पर चांदी की बात है, जी हाँ, मार्च में $12 के करीब थी, अब $23 पे कारोबार कर रही है। लेकिन चांदी का ऑल टाइम हाई $48 है। तो उन स्तरों से अभी भी हम काफी नीचे हैं। यहाँ पर भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो मार्च के लोज थे 34,000 के, आज हम 60-61,000 के करीब करीब यहाँ पर चांदी में कारोबार कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में अगर आपको कहीं पे निवेश करना हो तो डेफिनेटली चांदी एक बेटर यहाँ पर विकल्प है। आपको बहुत जल्दी बेहतर रिटर्न्स देगा। सोना एक लंबी रेस का घोड़ा है कि हाँ, आप 25-30% इस साल में कमा लेंगे, आप 20-22% शायद अगले साल में भी देखेंगे। लेकिन चांदी में ऑलरेडी हमने इस साल में 30% की बढ़त आते हुए देखी है। मार्च के लेवल से 80% अब चांदी यहां पर बढ़ चुकी है। सिर्फ जुलाई के महीने की बात करें तो 18% के गेन्स इसी महीने में यहां पर आते हुए नजर आए हैं। तो चांदी एक डेफिनेटली बेटर विकल्प है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 70 रुपए चांदी में डालिए और 30 रुपए सोने में डालिए। तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 70 चांदी में और 30 जाएंगे सोने में। ये सीधा हिसाब है। बहुत शुक्रिया मनीषा जी इस बढ़िया से हिसाब को देने के लिए और ये सोने चांदी का अपडेट हमें बताने के लिए। तो आज का दिन सोने चांदी के लिए रहा बेहद खास, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में आज थोड़ी सी शांति रही। आज काफी उठापटक भी देखने को मिली। हालांकि लगातार 5 सेशन की तेजी के बाद निफ्टी हल्की गिरावट लेकर लाल निशान में ही बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक 100 अंकों की बढ़त लेने में कामयाब रहा। ऑटो और आईटी शेयरों की तरफ से दबाव बना, वहीं एनर्जी सेगमेंट ने बाजार को सहारा दिया। तो बाजार का पूरा अपडेट लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, आज सारी जो तेजी थी ना, वो सोना चांदी खींच के ले गए। आज मार्केट थोड़े शांत रहे, क्या हाइलाइट्स हैं आज के?
आज इनफैक्ट आपने सही कहा कि सोना या फिर सोने से जुड़े हुए शेयर जो थे उनमें काफी हलचल थी, लेकिन हाँ जो फ्रंट लाइन शेयर है वहां पर थोड़ी सी आज प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। लगातार 5 दिन का मोमेंटम जो फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा और मोर और लेस फ्लैटिश टोन पे मार्केट्स बंद हुआ। एक समय में गिरावट थी लेकिन लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आई और मिड कैप इंडेक्स तो हरे निशान में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस जिसमें टाइटन लीड कर रहा था, एक जोरदार तेजी देखने को मिली और बाकी ऑटो में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही। पावर में आज खरीदारी देखने को मिली। बैंक्स और एनबीएफसी जो कि लगातार चले हैं वो थोड़ा सा आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में रहे, लेकिन ओवरऑल एक ठीक ठाक सेशन ही कह सकते हैं। 2 दिग्गज जिसमें एक्सिस बैंक नंबर्स के बाद और टाइटन सोने की कीमतों की वजह से एक जोरदार उछाल के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। हर दिन भी बाजार एक जैसी चढ़ान दिखाए, एक जैसी रफ्तार दिखाए जरूरी नहीं है, कुछ दिन सुस्ती के भी। तो सुमित, इन सुस्ती में भी एक्शन कहां था? कौन थे जो बहुत तेज थे या कौन थे जो सबसे ज्यादा गिर गए? पहले निफ्टी कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो एक्सिस बैंक नंबर्स के बाद एक अच्छा मूव यहां पर आया। टाइटन में एक जोरदार तेजी देखने को मिली और एक लंबे अंतराल के बाद इतनी बड़ी तेजी आई। पावर ग्रिड और जी एंटरटेनमेंट में भी आज खरीदारी देखने को मिली, हालांकि बिकवाली रही हीरो मोटोकॉर्प में, बीपीसीएल में, यूनिलीवर में और टाटा मोटर्स के अंदर। इसके अलावा आज मिड कैप गेनर्स में सारे एनबीएफसी स्पेस के शेयर जैसे कि एम&एम फाइनेंशियल, चोलामंडलम फाइनेंस, मन्नापुरम, फेडरल, इन सभी के अंदर एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में जेएसपीएल, बैंक ऑफ इंडिया, सीईएससी और जुबिलेंट फूड, ये कुछ नाम जो कि आज दबाव के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। एफएनओ गेनर्स में भी आज मिड कैप एम&एम फाइनेंशियल और मुथूट फाइनेंस जैसे शेयरों में एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा और उसके अलावा एक्सिस बैंक और पीवीआर में भी आज खरीदारी रही। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में पिरामल, जेएसपीएल, हीरो मोटोकॉर्प और एसबीआई लाइफ, यहां पर कुछ दबाव देखने को मिला। 2 की हाईलाइट आज के, इसमें पावर स्पेस जिसमें से पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर और एबीबी, यहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। और ऑटो में से लूजर्स में से सबसे पहला नाम रहा टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और एमआरएफ का, जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। नंबर्स का इंपैक्ट रहा ओलंपिक फार्मा में जो कि नया हाई हिट करके गया। एक्सिस बैंक में एक अच्छी तेजी रही। बजाज ऑटो उतार चढ़ाव और जीएसपीएल लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल नतीजों का सीजन चल रहा है। कल वीकली एक्सपायरी है, नजर रखनी होगी मार्केट्स किस तरह से मूव करते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के ऐलान के बाद उस पर अमल तेजी से शुरू है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सस्ता इंपोर्ट रोकने और घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ठोस रणनीति अपनाना शुरू कर दी है, जिसके तहत किचन आइटम्स, फर्नीचर, स्टेशनरी जैसे रोजमर्रा के सस्ते सामान के इंपोर्ट पर तत्काल शिकंजा कसा जाएगा। पूरी खबर जानते हैं, हम चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास जो इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर भी हैं। लक्ष्मण, आप हमें बताएं कि अब सरकार किस तरीके से हैंडल कर रही है सस्ते इंपोर्ट को? देखिए, पूरे जितना भी इंपोर्ट हो रहा है अभी देश में और सस्ता इंपोर्ट हो रहा है जिससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, और जहां पर इस इंपोर्ट के विकल्प के तौर पर हम घरेलू उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वैसे पूरे प्रोडक्ट की समीक्षा की गई और उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो प्रोडक्ट ऐसा पाया गया जिनकी कीमतें काफी कम होती हैं लेकिन बड़े वॉल्यूम में वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रही हैं। तो ऐसे आइटम के लिए सरकार ने 5 तरह के कदम उठाने का फैसला लिया है। पहला कदम तो ये होगा कि अलग अलग तरह की ड्यूटी लगाई जाएगी जिस प्रोडक्ट पर जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, इस तरीके से। दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट सस्ते होते हैं उनकी क्वालिटी बड़ी खराब होती है तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल की शर्तें सख्ती से लागू की जाएंगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जिन जिन देशों से प्रोडक्ट आ रहा है उनके साथ एफटीए की समीक्षा की जाएगी और रूल ऑफ ओरिजिन को सख्ती से पालन किया जाएगा कि आखिर ये सामान बनकर कहां से आ रहा है। इस आइटम के तहत आपको जो किचन वेयर आइटम है, किचन के जितने भी सामान होंगे, स्टेशनरी हो गए, खिलौने हो गए, फर्नीचर हो गए, इन सब के लिए ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। लेकिन एक दूसरा आइटम है, बहुत बड़ा है, वो है महंगे होते हैं, मात्रा कम होते हैं, वॉल्यूम कम होता है, लेकिन वो टेक्निकली बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वैसे प्रोडक्ट पर सरकार तुरंत इंपोर्ट पर शिकंजा नहीं कसना चाहती है, परहेज करना चाहती है और उसमें पहले ये देखेगी कि घरेलू उत्पादन किस्तों में बढ़ाया जाए इंसेंटिव देकर के, और फिर उसी अनुपात में इंपोर्ट पर रोक लगाया जाए। तो इस दोहरी रणनीति के तहत जो है सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द आप देखेंगे एक्शन जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए अब ले लेते हैं कोरोना अपडेट। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 38,000 नए केस सामने आ गए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमण की संख्या 12 लाख के पार चली गई है। वहीं अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। डिटेल के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, कल एक थोड़ा सा रेस्पाइट था,
36,000 के आसपास केस थे, थोड़ी सी राहत आई थी, लेकिन आज फिर वही 38,000 के ऊपर पॉजिटिव केसेस हैं और अब हम 12 लाख के पार जा चुके हैं। और क्या आंकड़े हैं कोरोना से जुड़े हुए, क्या स्थिति इस वक्त पूरे देश में? देखिए, जो कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों में देखें तो 38,000 केसेस आए हैं और 648 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि जो ठीक हुए हैं मरीज वो भी 28,000 के आसपास ठीक भी हुए हैं। अगर इस लिहाज से देखें तो जो देश भर में जो पिछले एक हफ्ते से लगातार 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है। और इसी लिहाज से अब देश भर में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो करीब 12 लाख के आसपास पहुंच गई है, 12 लाख क्रॉस भी कर गई है। तो ये अभी तक आंकड़ा है और पूरे दुनिया भर में देखें तो भारत तीसरे नंबर पे है, अमेरिका ब्राजील के बाद। लेकिन सरकार का कहना है कि जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, 2.43% यानी 2.5% से भी कम जो कल बताया जा रहा था उससे भी कम मृत्यु दर हो गया है। ये अपने आप में एक राहत की बात है। सरकार यहाँ पर अपने एक तरह से पीठ थपथपा सकती है। लेकिन जहां तक जो मरीजों की संख्या है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और अगर राज्यवार देखें तो राज्यों में सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो हैं वो टॉप 5 में हैं। और इस वजह से कह सकते हैं कि जो इस वक्त कोरोना का जो प्रसार है या संक्रमण है उसमें कहीं भी कमी नहीं आ रही है, लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये पूरा एक तरह से आंकड़ा है और देखना होगा कि अब वैक्सीन को लेकर कितनी जल्दबाजी की जाती है, कब तक दिसंबर तक कितनी खुराकें बन पाती हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो ह्यूमन ट्रायल जल्दी शुरू करेगा और उसके बाद जो खुराक है 30 से 40 लाख खुराक भी बनाएगा। लेकिन टीका बन भी जाता है तो उसमें विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इसमें करीब 1.5 से 2 साल लग जाएंगे सभी देश में लोगों को टीका लगाने में। तो एक बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है और कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंटली देखना होगा कि देश के वैज्ञानिक और सरकार लड़ पाती है, ये दिलचस्प रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए आलोक। पावर ग्रिड ने पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट की आयात रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। खासकर चीन से आयात रोकने के मकसद से मौजूदा ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। खबर पर और अपडेट के साथ है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, आयात पर सख्ती के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पावर सेक्टर में जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसके लिए ज़्यादातर चीन के ऊपर निर्भरता है और उसको रोकने के लिए पिछले कुछ समय से ऊर्जा मंत्रालय कई तरह के फैसले ले रहा है। उसमें अपना एक नया डेवलपमेंट ये है कि खासकर ट्रांसमिशन लाइन और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से संबंधित जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है और उसके लिए जो मौजूदा ऑर्डर्स दिए गए हैं उसकी समीक्षा के निर्देश ऊर्जा मंत्रालय ने पावर ग्रिड को और सभी राज्यों को दिए हैं। क्योंकि इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। पहला तो ये कि राज्यों के अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दूसरा, जो इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादातर पावर ग्रिड तैयार कर रहा है। और तीसरा इसमें ये है कि आपातकालीन स्थितियों के लिए, मसलन कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसके लिए राज्यों के अंदर और या फिर रीजनल लेवल पे इक्विपमेंट्स जो हैं उसकी एक इन्वेंट्री रखना जरूरी होता है। उसके लिए भी काफी बड़े ऑर्डर्स चीन की कंपनियों को दिए गए हैं। अब उसकी समीक्षा करने को कहा गया है और साथ ही साथ वैकल्पिक मार्केट तलाशने को कहा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन की कंपनियों को जो ऑर्डर्स मिले हैं वो रद्द किए जा सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि वैकल्पिक मार्केट तलाशी और साथ ही साथ जिन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो रही है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि जो देशी कंपनियां हैं, जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं, उसको एक बड़ा ऑर्डर जो है वो मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर चीन पर चौतरफा शिकंजा कसने की तैयारी है और इसके लिए भारत सरकार अलग अलग नियमों में कर रही है बदलाव। चलिए कुछ और खबर। यूपी के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, राहुल प्रियंका का योगी पर वार, ये सारा डिटेल इस ब्रेक के उस पार। यूपी के गाजियाबाद में सरेआम पत्रकार की हत्या पर अब सियासत भी गर्मा गई है। भांजी के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाने पर गुंडों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला किया। बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर उनकी दोनों बेटियों के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हैरत की बात यह है कि पुलिस में आरोपियों के खिलाफ 4 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हत्या के बाद सियासी बवाल मचने के बाद योगी सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे और नौकरी का ऐलान किया है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी योगी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा है कि
अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना, वादा था राम राज्य का, दे दिया गुंडा राज। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। तो पहले कानपुर कांड और अब पत्रकार की हत्या के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपी में गुंडों का जोश हाई है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर कर रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए उत्तर प्रदेश में गुंडों का जोश हाई। बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 20 राज्यों से चुनकर आए 62 सदस्यों ने आज शपथ ली। सिंधिया के साथ साथ शरद पवार और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन सभी को राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह के बाद सिंधिया कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद से मिले। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि केवाईसी क्यों जरूरी है। केवाईसी में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने डिटेल्स को अपडेट करना होता है। केवाईसी से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जरूरी जानकारी मिलती रहती है। सही पते पर डॉक्यूमेंट वक्त पर मिल जाते हैं। पैन और आधार के जरिए सभी निवेशों को जोड़ने में मदद मिलती है। अपडेटेड केवाईसी धोखाधड़ी की संभावनाओं को भी कम करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी। और आगे जरूर जुड़िए कमोडिटी कॉल में, क्योंकि आज तो बात होने वाली है सोने और चांदी की। नमस्कार।